धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में डॉक्टर मोहित इंसान। परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये डिस्कशन आज थोड़ा गंभीर रहने वाला है। आप बड़ा गौर से ध्यान से इसके एक एक शब्द सुने। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सासंगत जी जो बरनावा डेरा सच्चा सौदा आश्रम बागपत उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पे जो व्यक्ति हजूर पिताजी जैसा दिखाई देने वाला है, वो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं भी ये व्यक्ति नकली है। और ये सिर्फ इतना कहना भर नहीं है, और ये सिर्फ शोर मचाना नहीं है। ये बात हमने अदालतों में भी कही है, ये बात हमने उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं उसमें भी कही है, और यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कही है। क्योंकि इस तरह का अपराध कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है, और अगर हुआ है तो कभी सामने नहीं आया है। इसलिए ये अपराध अदालतों के लिए या हाई कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए नया है। उनको लगता है भी ये अपराध हो नहीं सकता, लेकिन ये अपराध हो रहा है। आपको याद हो, अक्टूबर 2019 में एक याचिका हाई कोर्ट के अंदर मैंने ही लगाई थी, और उस याचिका में ये मांगा गया था भी हजूर पिताजी की जान खतरे में है जेल के अंदर, और इससे लेकर एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। और इस याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने एक अपनी रिपोर्ट बना के दी थी, और एक रोहतक के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने भी एक रिपोर्ट बना के दी थी। और इस मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज अमोल रतन सिंह ने भी इसमें अपना बयान दर्ज किया था। जो रिपोर्ट, जो बयान, जो सब कुछ दर्ज हुए वो सब झूठे थे। खुले तौर पे हम ये कहते हैं कि इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमोल रतन सिंह की मिली भगत थी। और उसमें जो बयान दर्ज किए गए उसमें जिक्र किया गया अभी जेल के अंदर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जबकि उस सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी टेंडर पास नहीं हुआ। उस हाई कोर्ट के केस की सुनवाई के बाद जो टेंडर पास हुआ, वो टेंडर सुनवाई के बाद पास हुआ, जबकि उसकी गवाही कोर्ट में दे दी गई कि वो पहले ही पास होके बन चुका है। तो वो टेंडर की कॉपी भी हमारे पास आई, और वो ठेकेदार को भी हमने ढूंढ निकाला जिसने सारा काम वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बनाई। दिसंबर 2019 के समय जो हमारे पास सूचना आई उसके मुताबिक हजूर पिताजी सुनारिया जेल से निकाल लिए गए, वो वहां पे नहीं मौजूद नहीं हैं। और उस दौरान ये भी सूचना हमारे पास अगस्त 2019 से ही ये सूचना आने लगी थी कि उनको किसी भी तरह से मतलब शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे परेशान किया जा रहा है, और उसकी वजह से उनके हाथों में जख्म हुए हैं, हथेलियों में अच्छे खासे जख्म हो गए हैं और हाथ सूज गए हैं। इस तरह लगता है जैसे हाथ उबलते पानी में डाल दिए गए हों और एक तरह से फटने को आए हों सूज के। तो इस तरह की उनके हाथों की सिचुएशन है। ये जानकारी हमारे पास आई भी, और ये जानकारी हमने आपको उस समय भी बताई। उसके बाद से मई 2020 से ये बात एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी गई कि हजूर पिताजी जेल में हैं, और हजूर पिताजी के नाम से फर्जी चिट्ठियां आने लगी भी। ये चिट्ठियां हजूर पिताजी द्वारा जेल से लिखी जा रही हैं। खुले तौर पर जेल के उस समय के अधिकारी, जो अधीक्षक जिसे कहते हैं सुनील सांगवान, और एक सेवा सिंह नाम के व्यक्ति जो वहाँ का कोई अधीक्षक, वो भी शायद सहायक अधीक्षक है, तो या डिप्टी उप जेल अधीक्षक जो भी है, तो इन सब की खुली तौर पे इसमें भागीदारी रही भी। ये इसमें शामिल होते रहे और तरीके से मतलब इसको चिट्ठियां जारी करते रहे। ये मामला जब हाई कोर्ट पहुंच गया और उसके बाद जब इस चिट्ठी को लेके सच्चाई एफिडेविट देने की नौबत आई, तो एफिडेविट सुनील सांगवान ने जो दिया उसे देने से पहले नकली वाले की व्यवस्था की गई। और नकली वाला जब सामने आया तो उसने आते सार ये बात कही कि चिट्ठियां मैंने भेजी हैं। उसके बाद सुनील सांगवान अपना ट्रांसफर करवा लेता है और ये नकली वाला सिलसिला लगातार चलने लगता है। जून 2022 में ये पहली बार सामने आया, और इसको बाहर लाने के लिए बकायदा हरियाणा सरकार ने अपना पूरा का पूरा हरियाणा गुड प्रिजनर कंडक्ट एक्ट बदल दिया और बाकी सभी स्टेट से अलग तरह का एक्ट बनाया, जबकि इसकी रिकमेंडेशन किसी भी कमीशन ने नहीं दी थी
और ना ही इस तरह की कोई शिकायतें हरियाणा सरकार के पास थी। ये किस मकसद के साथ किया गया, ये मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ मालूम नहीं। लेकिन अब सिचुएशन जो आज की दिन सिचुएशन है वो ये है कि हरियाणा के अंदर चुनाव है और ये चुनाव 1 अक्टूबर को है। अमूमन ये चुनाव अक्टूबर के एंड में होते हैं। अगर पिछली बार भी आप 2019 में देखेंगे तो 24 अक्टूबर या 22 या 23 अक्टूबर के दिन शायद ये चुनाव हुए थे और 27 या 28 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था। लेकिन इस बार ये चुनाव 1 अक्टूबर को है और 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है। अमूमन हरियाणा सरकार के चुनाव के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव होते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं हो रहे हैं। सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव करवाए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी 3 फेज में चुनाव है। ये कितना अजीब है आप ये समझ के देखिए कि जब यूपी वाले की पैरोल कहने को खत्म होगी तो उस समय आचार संहिता लगी हुई होगी। और अब सिचुएशन ये है कि हरियाणा में जिस तरह के हालात हैं, संभव है भी हरियाणा सरकार में से भाजपा बाहर हो जाए और हो सकता है भी कांग्रेस की सरकार आ जाए। ये अभी ऐसा नहीं है, अभी चुनाव में क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक कयास है जो हवा कहते हैं हम, प्रेडिक्शंस जो चलती हैं वो प्रेडिक्शंस हैं। ऐसी प्रेडिक्शन में क्या जो जानकारी हमारे पास आई भी, टोहाना के जो तथाकथित जिम्मेवार बने फिरते हैं वो कांग्रेस के नेताओं के चक्कर काट रहे हैं और इस नकली वाले मसले को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता शायद उनकी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में ये संभावना है भी कल को सरकार बदले और ये नकली असली का जो भांडा है ये फूट जाए, और जब ये फटेगा तो इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे मालूम नहीं। ये परिस्थिति एक तरफ है। अब आइए दूसरी परिस्थिति की तरफ। दूसरी परिस्थिति ये है भी नकली वाला नकली, ये नकली या असली है, इसे लेकर 1030 लोगों ने अर्जी दाखिल की। इस अर्जी पे दीप्ति गर्ग नाम की कोई आईपीएस अफसर है जो इस पे जांच कर रही है। उसने जांच की या नहीं की या जांच ठंडे बस्ते में डाल दी, क्या किया मालूम नहीं, लेकिन रिजल्ट कोई सामने आया नहीं और शिकायत देने के बाद जांच की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो संभव है पुलिस अधिकारी जितनी ईमानदारी दिखाते हैं उतनी ईमानदारी दीप्ति गर्ग ने भी दिखाई होगी। तो खैर ये सिलसिला चला एक अलग। तीसरी परिस्थिति ये है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से अकाली दल के जो मौजूदा प्रमुख हैं सुखबीर बादल और उसके बाद हजूर पिताजी की मुलाकातों को लेके जो प्रोपेगेंडा पंजाब का मीडिया चला रहा है और जिस तरीके से चला रहा है उसमें प्रदीप कलेर की एंट्री होना और प्रदीप कलेर का बरगाड़ी बेअदबी कांड को लेकर बयान देना मीडिया में आके और खुले तौर पे पिताजी को अपमानजनक शब्दों से बुलाना, जबकि दशकों से डेरे के टुकड़ों पे पलने वाला प्रदीप कलेर का इस तरह से थाली में छेद नहीं करना या थाली में कुछ हल नहीं बना देना, कुछ भी कह लो, तो ये तरीका चला। अब उसके बाद से हनीप्रीत को लेके जो उसने बात कही या बयान दिया, उसको लेके हनीप्रीत या डेरे के प्रबंधकों का या डेरे के प्रवक्ताओं का या कथित तौर पे यूपी वाला जो नकली आया है जो हजूर पिताजी की भूमिका अदा करने का दावा करता है, उसका चुप रहना ये दर्शाता है भी ये सब कुछ एक सुनियोजित योजना के तहत हो रहा है। इसके बाद प्रदीप कलेर का सरेआम मतलब एक तरह से पंजाब पुलिस के मुंह पे थप्पड़ मारना कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं दिया और कोई औकात ही नहीं थी पंजाब पुलिस की कि मेरे घर तक पहुंच भी जाए। तो जो औकात दिखाना पंजाब पुलिस को सरेआम पंजाब की मीडिया में बैठ के और पंजाब पुलिस का चुपचाप इस बेइज्जती को सहते रहना, और इसके बाद इसके अलावा या इससे पहले कहें तो जो ये संत रविदास जी वाला मसला एक एफआईआर बनी और उस एफआईआर में आम आदमी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में हजूर पिताजी के खिलाफ जाना 2015 के वीडियो को बेस बना के, और अब जो अकाल तख्त को लेके खिचड़ी सी चल रही है पिछले काफी समय से, ये सारी खिचड़ी में मतलब क्या चल रहा है और इस सब में हजूर पिताजी का नाम हर जगह बीच में डाला जाना, और क्या है भी जो लोग चोरी करते, ठगी करते, हरामखोरी करते सरेआम पकड़े जाते हैं, वो लोग भी अपने आप को सच्चे अमृतधारी सिख बन के पेश आके जी हम ही बताएंगे सच्चाई, इस तर्ज पे उनका आना और एक मतलब जो ना समाज में जिनकी कुत्ता जात नहीं पूछता उनका मीडिया उनके पास बड़े बड़े पत्रकारों का जाके उनके बयान दर्ज करना, मतलब इस लेवल पे जो प्रोपेगेंडा एक तरह से चल रहा है। और इस प्रोपेगेंडा में एक चीज बड़ी क्लियर है भी
बरगाड़ी को लेके एक माहौल जब जब भी बना तब तब इधर से पैरोल का ड्रामा भी चला, एडम ब्लॉक की तरफ से भी साजिशें सक्रिय हुई। एक मोर्चा लगाया गया मोहाली में और वो कहाँ गायब हो गया, या है भी या नहीं है, और उसमें क्या बना किसी को कुछ पता ही नहीं है कोई इस मसले को लेके। इसके बाद जिस तरह से जो पुलिस अधिकारी सिखों को ही जबरदस्ती पकड़ के, उनके निर्दोष बच्चों को पकड़ के गोलियां मार के प्रमोशन हासिल किया करते थे, वो अब बैठ के बोल रहे हैं जी हम सिखों के हितैषी हैं। तो ये मतलब आप झूठ इस तरह से परोसा जा रहा है, और जिसके बारे में परोसा जा रहा है उनका आंख मूंद लेना। हर चीज जैसे एक स्क्रिप्ट के तहत चल रही है और सब सिर्फ कठपुतली हैं जो नाच रही हैं, सब अपने अपनी ऐश परस्ती में मस्त हैं, बिगड़ेगा किसका कुछ। अब क्या है, हालात ये भी डंडा सबसे पहले कौन उठाए और कौन चलाए, ये चीजें चल रही हैं। इस सिचुएशन में आप ये समझिए, क्या ये पैरोल खत्म होगी? और अभी कल ये आईटी विंग वाले एक बयान लिख रहे हैं, अभी हमें तो नहीं पता क्योंकि बाहर तो ये प्रोग्राम आता नहीं, जो लोग सुनते हैं वही बताएंगे कि भाई परमानेंट वाले मसले पे यूपी वाला ये बोल रहा है कि भाई संगत देख ले, डेरा प्रेमी से देख लेंगे, ये एक रहस्य है। ये एक धमकी भरे लहजे की भाषा है, भी एक धमकी है, भी डेरा प्रेमी से देख लेंगे, ये एक रहस्य है। तो ये किस तरह का रहस्य है, किस तरह का क्या देख लेंगे डेरा प्रेमी, ये एक बात नोट करने वाली है। इसके बाद जो जानकारी बरनावा से निकल के आ रही है वो ये है कि वहां पे हनीप्रीत मौजूद है और हनीप्रीत वहां पे कुछ खास तरह की मीटिंगें ऑर्गेनाइज कर रही है, और उसके साथ राकेश जड़वा और अभिजीत भगत बबलू और एक जगजीत सिंह वहां किस तरह से सक्रिय है वो भी हम आपको बताएंगे। ये लोग हरियाणा पंजाब में खास तौर पे कई जगह मीटिंगें करते की जानकारी हमारे पास आई है, और हरियाणा से उतनी जानकारी नहीं आई है। लेकिन इसके अलावा जो दूर दराज के एरिया हैं, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान के दूर के एरिया या गुजरात जैसे स्टेट में, मतलब उन इलाकों में जहां ट्राइबल्स हैं वहां पे इनकी गतिविधियां ज्यादा सक्रिय हैं, जानकारी आ रही है। ये क्यों सक्रिय है, किस लिए है, इन लोगों को के पास, मतलब ये जगजीत सिंह की ये जानकारी है जो स्टेज पे बोला करता था और अपने आप को डेरे का सीनियर वाइस चेयरमैन बोलता है। भी जगजीत सिंह मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स लोगों के बीच में, जहां पिताई नाम देखे आए, वो वहां पे उनके बीच में किस तरह की भाषणबाजी देने जा रहा है, वो पंजाब का जिम्मेवार है या किस तरह की पोस्ट पे है जी भी, जो वो मध्य प्रदेश के अंदर जा रहा है और क्या करने जा रहा है और क्यों मीटिंगें वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्योंकि आमतौर पे उसकी भाषा पंजाबी है और मध्य प्रदेश के जिम्मेवार अलग है, बावजूद इसके उसका वहां जाना कोई साधारण बात नहीं है। जिस तरह की बातें की जा रही हैं 45 मेंबरों द्वारा या 85 जो भी हैं, और ये अपने आप में संदिग्ध हैं, मतलब डाउटफुल हैं, और इस तरह से हैं कि आपको तैयार रहना है। मतलब अब ये वर्डिंग थोड़ी बदली हुई है। 25 अगस्त से पहले मैं आपको एक जानकारी क्लियर करूं, मुझे आज ही किसी ने दी। 25 अगस्त से पहले जो राजनीतिक विंग के कुछ लोग थे या कुछ 45 मेंबर थे, उस समय तो 45 ही कहते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने इलाके में जो पुलिस अधीक्षक थे उनको एक लेटर लिखा, और लेटर लिख के बोला जी हमारे पास जानकारी है भी डेरा के अंदर कुछ खुफिया तौर पर मीटिंगें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, और शायद कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। और क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक जानकारी पुलिस को दे रहे हैं, तो उन्होंने जानकारी भी दी और अपने इलाके में होने वाले जो कथित तौर पे कुर्बानी गैंग जिन्होंने बनाया उनकी जानकारियां भी दी। कई जगह पुलिस वाले जो पुलिस अधीक्षक थे या कह लो उस एरिया के पुलिस इंचार्ज थे, वो समझदार थे, उन्होंने घटना होने से पहले ही उन लोगों को बुला लिया जो वहां पे एडम ब्लॉक के कहने पे काम कर सकते थे, गलत करने वाले थे। तो अब उन लोगों को पुलिस ने बताया भी तुम्हारे 45 मेंबर हमारे को तुम्हारी लिस्ट देकर चले गए हैं, तो उन लोगों ने वो गलत काम नहीं किया। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो अपने अपने इलाके छोड़ के गुजरात में, अहमदाबाद में, भोपाल में भी बसों को आग लगाने बकायदा फ्लाइट से, ट्रेन से गए। तो लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बात की बातें हैं, पर मसला ये कि ये सब चीजें हुई
और आज की स्टेज पे हम आप देखेंगे पिछले एक साल से खास तौर पे जितने भी मेन 45 मेंबर जो आगे हुआ करते थे वो धीरे धीरे अपने आप को पीछे करते चले गए और नए 45 मेंबर नए लोगों को आगे लाया गया और नए तरीके की बंगीदास नए तरीके के जिम्मेवार बना दिए गए। हाल ही में जब पैरोल हुई तो पैरोल के अंदर अमर उजाला के अंदर ये खबर भी दी गई भी PR नैन, हनीप्रीत, हर्ष अरोड़ा और एक दो नाम और हैं, ड्राइवर तक के नाम भी दिए गए भी ये लोग पैरोल पे लेने गए थे वहां पे सुनारिया जेल में गाड़ियों में बैठकर। पहले हमें लगा ये जानकारी सिर्फ सीमित उसके लिए है भी ये पैसा इनको मतलब पब्लिक को दी जा रही है, लेकिन क्या वो जब सिर्फ अमर उजाला तक ही सीमित थी तो एक चीज और समझ में आई भी एक एस्टैब्लिश की गई इंफॉर्मेशन है। मतलब कल को कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें हर्ष अरोड़ा, PR नैन, हनीप्रीत और जो ड्राइवर का नाम लिया गया, एक दो नाम और है मैं दोबारा चेक करके बताऊंगा, तो उनके नाम हाईलाइट हों। क्योंकि अगर आप अब उस समय 25 अगस्त 2017 के समय हम कानून की भाषा या कानून की तरीके नहीं जानते थे, आज हम ये तौर तरीके जानते हैं, आज हम ये तरीके समझते हैं भी कैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन प्लांट की जाती है और कैसे इस इंफॉर्मेशन का बाद में खुद के लिए फायदा उठाया जाता है। मतलब एक तर्ज पे जैसे हम मानते हैं भी जो चौटाला ग्रुप है टेरे के अंदर, जैसे राकेश जिड़बा, हनीप्रीत, PR नैन, ये सब चौटाला ग्रुप के सदस्य हैं जो मतलब चौटाला पार्टी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या उनके सहायक माने जाते हैं या उनके द्वारा प्लांटेड माने जाते हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो उस ग्रुप के सदस्य हैं। और उस तर्ज पे हम ये देखते हैं भी इनका इस तरह से बेस बनाया गया है भी दोबारा इनको कल को कोई भी घटना घटती है तो इनके ऊपर इल्ज़ाम आए। अब क्या है कि क्या पैरोल खत्म होने के बाद ये नकली वाला वास्तव में जेल जाएगा? हमने आपको बार बार बोला भी ये एक बड़ी प्लानिंग है भी इस नकली वाले को उतारना। अगर असली हजूर पिताजी पुलिस की कस्टडी में होते तो बीजेपी ऐसी मूर्खता कभी नहीं करती और उसे पता होता भी कभी भी ये भांडा फूट सकता है। और ये भी हमने आपको बार बार बोला भी ये सरकार अगर बदलने की कगार पे आई तो भी परिस्थितियां ऐसी होंगी भी शायद इस नकली वाले को तरीके से मार दिया जाए। जितने भी पुराने प्रोग्राम हुए या अब क्योंकि ये पहले तो ये बोलता था लाइव, फिर ये लाइव आना बोलना बंद कर गया, फिर अब इन्होंने एक नया तरीका बनाया भी जो ये बोलता है उसमें से इसकी गलतियां सुधार के इसकी बातों को लिख के एक वेबसाइट पे जारी कर दिया जाए। तो जो लिखी हुई बातें वेबसाइट पे जारी हो रही हैं उसको भी मान लीजिए और पुराने जो वीडियोज आए हैं उसको भी मान लीजिए। डेरे का डॉक्टर PR नैन प्रबंधक हो मौजूदा उसमें, दूसरा कह सकते हैं भी आप डेरे का प्रबंधक हो, यूपी वाला खुद हो, डेरे का अखबार सच कहूं हो और अभी की जो स्टेटमेंट्स बरनावा से आ रही है, इस सब में एक चीज पे बार बार जोर दिया गया कि ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव से O नेगेटिव हो गया है। ये जोर बार बार इस बात पे दिया जा रहा है। इस बार भी ये जोर 14-15 अगस्त को दिया गया, ब्लड ग्रुप का O पॉजिटिव से O नेगेटिव होना। और ये चीज एक ऐसी है जो बार बार स्ट्राइक करती है भी ये O पॉजिटिव से O नेगेटिव ब्लड ग्रुप बार बार एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों है। मसलन ये कि हमने आपको बोला भी संभव है भी यूपी वाले को मरा हुआ दिखाया जाए और जिस व्यक्ति को एक्चुअल में मारा जाएगा उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो सकता है और इस तरीके से मारा जाएगा कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप मतलब जो होगा उसी से ही ये पहचान हो पाएगी। दूसरा क्या है कि ये भी संभावना जिस तरह से अगर आप पंजाब का मीडिया देखते हैं और जिस तरह से वो न्यूज़ चला रहे हैं जो खासतौर पे यूट्यूबर्स हैं और उनके उस पर जो कमेंट्स हैं उसमें इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है भी कोई बंदा क्योंकि जो सिख मेंटालिटी जिसको प्रदर्शित किया जाता है, हालांकि हम उसे सिख नहीं मानते क्योंकि वो कहीं से भी जो गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा या सिख की परिभाषा है उसके दायरे में नहीं आते, लेकिन चलो उन्होंने अपने आप को एक सिख संज्ञा दी हुई है तो हम उस तर्ज पे चले भी वो लोग खुले तौर पे कमेंट लिखते हैं भी हम भी अब हमें सौदा मतलब मार देना चाहिए एक तरह से डेरा प्रमुख को, इस तर्ज की इस भाषा को भी लिखने से वो गुरेज नहीं करते। मतलब क्या है कि एक तरफ हम किसान आंदोलन देखते आए हैं और किसान आंदोलन जिस रूप में चला और जिस रूप में सरकार की किरकिरी हुई, बाद में उन जो कानून वापस लेने पड़े, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके देखिए भी सरकार एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म या कह सकते हैं भी खेती बाड़ी को भी
कंपनियों के हवाले कर देना चाहती है, जिसमें आम छोटा किसान पिस के रह जाएगा। और इसलिए किसान आंदोलन को जो लीड करने वाला स्टेट था पूरे इंडिया में वो पंजाब था। और ऐसे में पंजाब के किसानों को, क्योंकि अगर आप सिखों की आइडेंटिटी देखेंगे ना पंजाब में, तो ये 4 अलग अलग तरह की आइडेंटिटी है। मतलब हम सिख वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी पहचान इसी तौर पे, जबकि अगर उनको रूहानियत की भाषा के अनुसार वो सिख कहीं से भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर समझें तो सिख समुदाय कहें या जो भी कहें सामाजिक तौर पे, उसकी परिभाषा जो है पंजाब में वो 4 अलग अलग तर्जों पे है। एक सिख वो जो वास्तव में सिखिज्म के असूलों का पालन करता है, अपने घर में पूजा पाठ भक्ति जो भी पाठ करता है, जो भी उनको सिखाया गया है, वास्तव में वो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ मेहनत करता है, तो वो एक्चुअल सिख है। उसके अलावा दूसरी परिभाषा सिख की है जो खालिस्तानी परिभाषा बनाई जाती है, जो खालिस्तान के इच्छुक हैं, जो खालिस्तान चाहते हैं। तीसरी परिभाषा है जो गैंगस्टर हैं, जो मतलब खालिस्तान भी के लिए भी नहीं है लेकिन खालिस्तान के बैनर के नीचे अपना गैंग चलाते हैं और उस गैंग का अलग अलग मोटिव है, चाहे वो पेशेवर अपराधी है एक तरह से। चौथी जो परिभाषा है वो परिभाषा वो है जो सिख आक्रोशित होकर दिखाते हैं भी हम कुछ भी कर देंगे और हमारे धर्म पे उंगली उठाई तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये 4 अलग अलग परिभाषाएं हैं जो खास तौर पे अकाल तख्त के अंडर आते हैं सिख, क्योंकि सारे सिख अकाल तख्त के अंडर भी नहीं आते, लेकिन एक बड़ा हिस्सा सिख जो कहलाते हैं उनका अकाल तख्त के अंडर आता है। मतलब ये जो 4 अलग अलग परिभाषाएं हैं सिख की, और इन परिभाषाओं में या किसान की परिभाषा हम कह सकते हैं भी, किसान का भी एक चेहरा सिखों का चेहरा मान लिया जाता है। 5वीं परिभाषा समझ लीजिए या चौथी समझ लीजिए। ये 4 जो परिभाषाएं, ये परिभाषाएं चारों की 4 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है मेजर बीजेपी, उसकी पॉलिसीज को मतलब समर्थन नहीं देती एक तरह से। तो ये 4 अलग अलग परिभाषाएं उलझती हैं आपस में और इस तरह पे उलझती हैं भी किसान आंदोलन में खालिस्तान कब एक्टिव हो जाए, खालिस्तान के मसले में ओरिजिनल सिख कब घुस जाए, या खालिस्तान के आड़ में गैंगस्टर पेशेवर अपराधी अपराध को अंजाम दे जाएं, या गैंगस्टरी के अंदर खालिस्तान का झंडा कब बुलंद होने लगे, उसमें देशद्रोह कब घुसने लगे। तो इस सब के बीच में जो असली सिख है वो पिसके रह जाता है, क्योंकि असली में उसको इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसकी पहचान के साथ सिख पहचान जुड़ी है तो वो कभी खालिस्तानी बन जाता है, कभी गैंगस्टर बन जाता है, कभी अकाल तख्त का अधीन बन जाता है, तो कभी किसान बन जाता है। तो ये सारी परिभाषाएं अलग अलग हैं। किसान पंजाब के अंदर इन अलग अलग परिभाषाओं में किसकी क्या प्राथमिकता है उसके अनुसार लोग आपस में लड़ते रहे हैं और बहुत सारे लोग मरे भी हैं। और इनमें अब क्योंकि डेरे का तड़का बीच में लगा दिया गया, डेरे की संगत का 2007 से और उसके बाद बरगाड़ी, और आज की परिस्थितियां जिस तर्ज पे हैं, कल्पना कीजिए भी पैरोल खत्म होगी तो क्या यूपी वाला वापस जेल में होगा, क्योंकि जेल में हमारे अनुसार तो 2019 दिसंबर से कोई है ही नहीं। ये सब एक नौटंकी, एक ड्रामे के तहत एक नकली वाला व्यक्ति जेल से लाने की तैयारी की जाती है, जेल में वापस जाने की भी तैयारी दिखाई जाती है, लेकिन असली में कुछ होता नहीं है। मेकअप करके व्यक्ति को तैयार करना है, मेकअप उतार के गायब। तो अब की बार क्या होगा, क्या ये मारा जाएगा? जितने नए 85-45 मेंबर बने हैं, क्या अब वो सारे जिस तर्ज पे काम कर रहे हैं, अगर हाल ही में आप देखो कुछ मैसेज जो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें बकायदा ये जानकारी दी जा रही है, ये आह्वान किया जा रहा है कि आप नाम चर्चाओं में आए लेकिन ग्रीनर्स की ड्रेस पहन के आए। कभी अलग अलग भंडारे मनाए जा रहे हैं, जबकि 15 अगस्त का कार्यक्रम हो चुका, बावजूद इसके ये बार बार नए भंडारे क्यों मनाए जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ग्रीनर्स की ड्रेस पहन के आए, मतलब आपको अपनी पहचान दिखानी है। एक अलग तरह का शक्ति प्रदर्शन खास तौर पे पंजाब में इन भंडारों की आड़ में किया जा रहा है, क्योंकि उसमें ग्रीनर्स की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आप देखें पिछले जब से पैरोल हो रही है, उस पैरोल में जबरदस्ती कितने हजार लोगों को ये ग्रीनर्स की ड्रेस सर्कुलेट करवाई गई है, कुछ कह नहीं सकते, मतलब लेकिन हजारों लोगों की गिनती इसमें बताई जाती है। अब इस सारी कड़ियों को आपस में जोड़ें। एक नकली व्यक्ति, मतलब 2019 दिसंबर से हजूर पिताजी का जेल में ना होना, 2020 से मई से तरीके से फर्जी चिट्ठियों का आना शुरू होना, लेकिन उन चिट्ठियों के जरिए जो मैसेज एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ी
वो कितना का एस्टैब्लिश हुआ, कितना पैसा बनाया गया, कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, वो सब चला। लेकिन जब ये चिट्ठियां गले की फांस बनने लगी तो तरीके से नकली व्यक्ति ही उतार दिया गया। उस व्यक्ति ने किस तरह से पूरा जोर लगा लिया कि डेरा की संगत को हिंदूवाद के अंदर धकेल दिया जाए और सिखों से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। और उसके बाद किस तरह से राजनीतिक तौर पे या कहें उधर SC ST की तरफ से एक साजिश रची जाती है। जो व्यक्ति बकायदा संत रविदास जी के को लेके वीडियो मतलब लेके को FIR दर्ज करवाता है और बाद में वो हाई कोर्ट से क्वेश होती है। जो व्यक्ति ये सारा काम करता है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को सच कहूं के पत्रकार अपने कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं। मतलब ये सारी प्लानिंग भी डेरे की मैनेजमेंट या सच कहूं के पत्रकारों की तरफ से चलाई जा रही थी। जो संत रविदास जी वाला मसला हजूर पितई के साथ जुड़ा। उसके बाद अब प्रदीप कलेर का पकड़ा जाना, प्रदीप कलेर की फोटो में एडम ब्लॉक द्वारा हमें उपलब्ध कराना और प्रदीप कलेर का ये कहना भी पुलिस तो उस तक उसकी पुलिस की औकात नहीं थी भी उस तक पहुंच जाए और पुलिस उसको सम्मान भी दे सके। और उसके बाद पुलिस का चुप कर जाना, एक ऐसे पुलिस वालों का सामने आना जो खुद सिखों को मार के अपनी प्रमोशन सुनिश्चित करते थे और अब वो सिखों के हितैषी बन के सामने आ जाना। जो लोग गुल्लक में पड़ने वाले चंदे के आसरे जिनकी रोजी रोटी चलती है, जो मेहनत करके कमा के खा नहीं सकते, जो भगवान के या गुरु ग्रंथ साहिब के या जिनके नाम पे मांग के खाते हैं, उन लोगों का ये कहना भी हमारे जैसा कोई सिख प्रचारक नहीं है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सब चीजें आप जोड़ते चलिए सिलसिलेवार तरीके से और इन कड़ियों को जोड़िए। और फिलहाल आज की सिचुएशन ऐसी है कि किस तरह से हमने आपको मार्च 2024 में बोला भी कैसे इस पैरोल के मसले में SGPC और एडम ब्लॉक मिलके हाई कोर्ट को टूल बना रहे हैं। और ये फैसला ये संभव ही नहीं है भी हाई कोर्ट विधानसभा में बने हुए कानून को तोड़ के आदेश दे सके। और ये पैरोल को किस तरह से खींच के इलेक्शन के नजदीक लेके आना, इलेक्शन का 1 महीने पहले हो जाना, जब पैरोल खत्म हो तो आचार संहिता का लगा होना और उसके बाद क्या यूपी वाला वास्तव में जेल वापस जाएगा या मारा जाएगा या गायब हो जाएगा। ये सारी परिस्थितियां अगर वास्तव में किसी भी रूप में घटें तो हालात कैसे होंगे। क्या इसलिए इस परिस्थिति के लिए क्या हनीप्रीत वाकई में पंजाब पुलिस हनीप्रीत को पकड़ के ले जाएगी, ये आपको भी सोचना है। अगर क्यों नहीं लेके जा रही, 164 में बयान दर्ज होने के बाद क्या अभी तक पंजाब पुलिस नहीं ले जा रही। पंचकुला कोर्ट में हनीप्रीत हर बार पेश होती है तो अरेस्ट तो वहां से भी किया जा सकता है। तो क्या इस चीज का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि एक जानकारी के मुताबिक पुलिस अपने कागजात पूरे कर चुकी है। हालांकि मुझे नहीं जानकारी है लेकिन मैंने देखी नहीं है और सूचना देने वाले पत्रकार अलग अलग सूचना देते रहते हैं कि पुलिस अपनी जानकारी इस तरह से पूरी कर चुकी है या अपनी कार्रवाई इस तरह से पूरी कर चुकी है बरगाड़ी मसले में कि जो ये सारा घटना चक्कर है भी इसमें गिरफ्तारी को लेकर नोटिस दिए जा चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड हनीप्रीत को भी कल को भगोड़ा साबित कर दिया जाएगा। और एक जानकारी ये भी निकल के आई, अभी कितनी सच है पता नहीं, भी यहाँ पे पुराने डेरे के पास कोई कंपनी है जो वीजा लगाती है और उसके अलावा जो शासत नामपुरा की पंचायत है वो फर्जी आधार कार्ड या वोटर कार्ड बना के एक नई आइडेंटिटी लोगों को देती है और उस आइडेंटिटी से फर्जी पासपोर्ट बनता है और उससे व्यक्ति जो डेरे के नजदीक बनी कंपनी से वीजा लेता है और वीजा लेके वो विदेश जाता है। विदेशों से भी ये जानकारी निकल के आ रही है कि जितने भी भगोड़े हैं खासतौर पे मोड़ मंडी बम ब्लास्ट के या 2017 के 25 अगस्त वाली घटना के या फिर बरगाड़ी के, तो ये भी एक तरह से फर्जी पासपोर्ट पे तरीके से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका जैसे देशों में भेजे गए हैं। तो अगर ये सारा चीजें हो रही हैं और सब सरकार के नाक तले और हजार करोड़ों अरबों रुपया खुले तौर पे काले धन के तौर पे इकट्ठा हो रहा है, आप किसके पास गुहार लेके जाएंगे? पुलिस आपकी नहीं सुनेगी, सरकार आपकी नहीं सुन रही है, हाई कोर्ट आपको सुनना नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट आपको सुनना नहीं चाहती, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो कहना ही क्या है। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफिस में हमने जब पता किया, हमने कहा जी जो ये अर्जियां राष्ट्रपति भवन आती हैं इसका क्या मतलब, कौन सा इस पे ऑफिसर बैठता है, क्या करता है। तो राष्ट्रपति भवन वालों को कहना था जितनी भी अर्जियां राष्ट्रपति भवन आती हैं इनको उठा के गृह मंत्रालय में भेज दिया जाता है। मतलब जो अर्जियां राष्ट्रपति भवन आती हैं वो भी गृह मंत्रालय में चली जाती हैं, राष्ट्रपति भवन में कोई अधिकारी उसको नहीं पढ़ता है। तो आप सोचिए भी वहां भी कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री तो खुद
देश में जो जो कांड कर रहा है वो सबके सामने ही है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आध्यात्मिक दुनिया क्या है भी? वो भगवत गीता का एक श्लोक है, मुझे पूरा तो बोलना नहीं आता या याद नहीं है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ऐसा कुछ है। तो उसमें मतलब आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा भी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार धारण करते हैं। तो धर्म की हानि क्या है भी? रूहानियत, आध्यात्मिक दुनिया का कानून में कोई अस्तित्व नहीं है। और इसलिए आप ये एक्सपेक्ट ही मत करो भी कोई पुलिस वाला या कोई जज या कोई कोर्ट या कोई नेता इस भावनाओं को समझेगा कि आध्यात्मिक दुनिया कैसी होती है और कैसे इस दुनिया में चीजें दिखती नहीं हैं, लेकिन जब घटती हैं तो इतने भयंकर तरीके से घटती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता भी कब क्या हो गया। मुगल सल्तनत किसी ने नहीं सोचा था कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन नामो निशान मिट गया। और कहने को मुगल सल्तनत का नामो निशान अंग्रेजों के जरिए मिटा, लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट गुरु गोविंद सिंह जी को क्यों जाता है? क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया के लोग ये जानते हैं भी गुरु गोविंद सिंह जी का भी आध्यात्मिक दुनिया का जो उनके अपने वचन या उनका जो वो एक वचन बोलना भी, जिस तरह से काई का पौधा जड़ से उखड़ गया उस तरह से मुगल सल्तनत जड़ से उखड़ जाएगी। तो ये जो संत का वचन है ये किस तरह से सच होके रहता है, कुछ इसी तरह ही है। इतिहास में कभी आपने सुना है कोई न्याय करने वाला न्यायाधीश हो जिसने इतिहास रचा हो? ये सब सिर्फ पुष्टि करते हैं भी कौन गलत व्यक्ति के साथ था, कौन सच के साथ था, ये सिर्फ पुष्टि करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। हमारा जो रास्ता है ये आध्यात्मिक दुनिया का है, और आध्यात्मिक दुनिया में कानून के तरीके से काम नहीं होता। आध्यात्मिक दुनिया में संत का वचन ही सब कुछ करता है। वो वचन ऐसा है जो समय से पहले युग पलटने तक का भी में भी सक्षम है। अहल्या का उद्धार करने के लिए त्रेता युग द्वापर से पहले आ गया, सिर्फ एक अहल्या का उद्धार करने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए भी रूहानियत की दुनिया कितनी ताकत रखती है। लेकिन क्या है कि आम दुनिया में लोगों को जिसकी जानकारी ही नहीं है, अब मान लो आम तौर पे कोई जैसे नीरज चोपड़ा एक ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है, पहले गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अब कोई अनजान व्यक्ति सिखाए कि भी नीरज चोपड़ा को इस एंगल पे भाला फेंकना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो उसकी कोई मायने नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक वो है, टेक्निक है, कोच है, तरीके हैं, वो सब कुछ आजमाते हैं। और जिनका फील्ड है वो उनको ज़्यादा नॉलेज है, और किस तरह का भाला है, कैसी उसकी वेट है, किस तरह से उसको हवा सपोर्ट करती है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं टूर्नामेंट के दौरान भी, प्रैक्टिस के दौरान भी। तो अब कोई सलाह देने लगे, इसी तरह रूहानियत की दुनिया है, जिनको आध्यात्मिक दुनिया की ABC नहीं पता, खास तौर पे पत्रकार, और आमतौर पे यूट्यूबरों में उनकी गिनती ज़्यादा जिनको कोई काम नहीं है। मतलब एक तो चलो जो संघर्ष के तौर पे एक्टिविस्ट है पत्रकार बने, एक वो जो लोफर थे जिनको और कोई काम नहीं मिला वो पत्रकार बन गए। मेरे खुद की जानकारी में ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपने समाज में लोफर थे, निकम्मे थे, मतलब बेशर्म थे, ढीठ थे, वो जाके पत्रकार बन गए क्योंकि यही बेशर्मी वहां दिखानी है और उससे उनका पैसा भी बनता है। और कुछ ऐसे थे जो एक्टिविस्ट थे, उनको मजबूरी में बनना पड़ा भी। अब हालात कहाँ हैं, किस रूप में खड़े हैं, या आप खुद देख लीजिए। कहाँ जाएंगे, किसके भरोसे बैठेंगे? आध्यात्मिक दुनिया संत के अनुसार चलती है। संत के नजरिए से देखिए, धर्मशास्त्र कहते हैं गुरसिख गुरु की आंख से देखता है, गुरु के कान से सुनता है, गुरु की जुबान बोलता है। तो गुरसिख बन के देखिए क्या चल रहा है और किस रूप में चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा अभी कब क्या होगा और उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी। अभी एक पोस्ट मैंने डाला है इस लाइव से जस्ट पहले, उसको पढ़िएगा। और जो माँ बाप अपने बच्चों को मीटिंगों में भेज रहे हैं, जो ये देख नहीं रहे भी उनके बच्चों को यूपी वाला कैसे उकसा रहा है, उनके दिमाग में जहर भर रहा है और किस तरह से उनको मरने मारने की तरीके मतलब उस तर्ज पे लेके आ रहा है। उनको कानून की इतनी जानकारी है कि एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर वो ये बोल रहे हैं भी फांसी दे देनी चाहिए फेसबुक पोस्ट लिखने पे। मतलब आप अंदाजा लगाओ भी इनकी नॉलेज या ज्ञान या जानकारी सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे कितनी कम है। और इनको उकसाने वाले कौन है?
वो लोग जो पहले 45 मेंबर रहे, जो जगजीत सिंह के ग्रुप के लोग हैं, खासतौर पे एक पंजाब का है गुरदेव सिंह जो इनको उकसाता है और संभवतः पैसे भी देता हो। हमने आपको ये जानकारियां भी लगातार दी हैं भी किस तरह से जो चिट्ठियां आई या जो तौर तरीके एडम ब्लॉक 25 अगस्त 17 के बाद और खास तौर पे हनीप्रीत के जेल से बाहर आने के बाद आजमाता रहा, वो किस तरह से नशा तस्करी में बड़े स्तर पे सहायक थे। दिल्ली के अंदर फरवरी 2020 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, कैसे उसमें अखंड सिमरन के नाम पे डेरा प्रबंधकों की अहम भूमिका रही। इसी तरह नूह में जो दंगा हुआ उस दौरान भी संगरूर से बसें भर के बकायदा बरनावा पहुंचाई गई। कौन लोग थे संगरूर से जो बरनावा नूह दंगे से एक दिन पहले पहुंचे और नूह दंगे के एक दिन बाद वापस आए। तो ये सब चीजें सामान्य नहीं है, ये ऐसे ही नहीं घट रही। यूपी वाले को लाए जाने के पीछे भी बड़ी तैयारियां थी, वो तैयारियां कितनी कामयाब हुई ये तो जिन्होंने तैयारियां की होंगी वही बता सकते हैं। लेकिन अब की बार पैरोल खत्म होगी शांतिमय तरीके से, या पैरोल के बाद वाकई में यूपी वाला वापस जेल में होगा या नहीं होगा, गायब हो जाएगा, मारना पड़ेगा या कुछ और होगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो इस बार गुप्त मीटिंगें खुले तौर पे चल रही हैं, नाम चर्चा घरों में भी चल रही हैं, और ट्राइबल्स इलाके में 45 मेंबरों का घूमना, खासतौर पे बड़े स्तर के लोगों का घूमना, ये एक बड़ा शक पैदा करता है भी कुछ ऐसी तैयारियां निचले स्तर पे चल रही हैं। क्योंकि हाल ही में 2 सेवादारों ने मुझे जानकारी दी कि पंजाब के अंदर एक नामचर्चा घर में जो कुर्बानी गैंग के जिन लोगों की पहले समितियां बनी थी उनकी एक गुप्त मीटिंग चल रही थी, और जब वो मीटिंग चल रही थी तो अचानक से कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और वो सुन लेता है भी वहां कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर उसे बाहर भेज दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना जरूरी है भी यूपी वाले के खिलाफ 2 लोग, पटियाला से या डेरा के कई इनायते कॉम्प्लेक्स में रहने वाला अशोक मसाले जिसे कहा जाता है, अशोक व्यक्ति है जो पटियाला का मशहूर एक कारोबारी है जो इनायते कॉम्प्लेक्स में रहता था, और जिसके बेटे के साथ शाही बेटी की शादी हुई है गुरांश की। उस व्यक्ति की बरनावा के अंदर रहस्यमय हत्या और उसके बाद रहस्यमय मौत हो जाना और तरीके से उसकी डेड बॉडी को बिना कागजी कार्रवाई के पटियाला ले जाके उसकी मौत को पटियाला में दर्शाना। इसके बाद हजूर पिताजी की सिक्योरिटी में तैनात रहने वाले अजीत सांगवान सतब्रह्मचारी की का बरनावा के अंदर अपने फोन में कोई वीडियो बना लेना, उसका फोन वहां पे छीन लिया जाना और उसके बाद उसकी लाश का मिलना वहां पे रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये है तीसरी जानकारी ये निकल के आई है कि अभी एक सतब्रह्मचारी कोई है केमिस्ट पे बैठा करते थे डेरा के हॉस्पिटल के, उनका नाम है बलविंदर वालिया। काफी समय से वो अचानक से गायब हो गए और गायब होने के बाद भी ये जानकारियां भी कुछ लोग दे रहे हैं भी उनकी भी संदिग्ध मौत हो गई है, जबकि वो उनकी उम्र बहुत कम थी। और इसके अलावा कुछ ब्रह्मचारी ऐसे हैं जिनकी जानकारियां हमने पुलिस को दी भी ये गायब हैं। जैसे एक विनोद नाम का सतब्रह्मचारी जो पुराने एडम ब्लॉक में राकेश जड़बा का 2 नंबर का पैसा जमा किया करता था, वो ब्रह्मचारी गायब है। वो व्यक्ति कहाँ है पता नहीं। इसी तरह एक ज्ञानी नाम से मस्तानाई धाम में जिम्मेवार सतब्रह्मचारी होता था, उसका असली नाम कुछ और है, मेरे याद नहीं है। तो वो ब्रह्मचारी भी लगातार गायब है, जबकि इनके ऊपर कोई केस भी नहीं है, बावजूद इसके ब्रह्मचारी कहाँ गायब हो रहे हैं पता नहीं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए भी। डेरे के अस्पताल की एक डॉक्टर का रात में एक्सीडेंट हो जाता है नाइट ड्यूटी, जबकि उसकी नाइट ड्यूटी चल रही होती है लेकिन उसकी रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन उसकी डेड बॉडी एक एक्सीडेंट में मिलती है पुराने डेरे के पास। तो तब भी ये यूपी वाला पैरोल पे आया हुआ होता है। तो मतलब ये सारा घटनाक्रम यूं ही नहीं चल रहा है, कोई ऐसी चीज खिचड़ी पनप रही है जिसमें किसी को सच पता चल जाता है तो संभवतः उसकी मौत हो जाती है या वो गायब हो जाता है, चाहे वो सतब्रह्मचारी है, चाहे वो आम सेवादार है, चाहे वो डेरे में कोई कर्मचारी है। और हो सकता है इसके अलावा भी जो मौतें हुई हैं सतब्रह्मचारियों की वो दिखाने को कुछ और हो, कोरोना के जरिए दिखा दी गई हो सकता है वो संदिग्ध हो और उनकी भी हत्या की गई हो। तो खैर ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है और बहुत बारीकी से इस पे निगाह रखने की भी जरूरत है। 25 अगस्त 2017 के समय हम लोगों को कानून की कोई जानकारी नहीं थी, हम सिर्फ और सिर्फ भावना के आवेश में थे। हमें नहीं पता था भी कानून भी कुछ होता है और ये
राजनीतिक साजिशें भी कुछ होती हैं। हमें सिर्फ ये दिखता था कि हमारे गुरुजी के ऊपर कोई हमला हो रहा है या उनको कोई नुकसान पहुंचाने की कवायद है चल रही है और हमें उसके विरोध में खड़े होना है। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे प्रबंधक हमें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, वो हमें मरवाने के लिए पैसा ले रहे हैं, वो एक राजनीतिक मोहरे हैं। और लेकिन अब हमें इन सब चीज़ों का पता है। अब अगर सच पता होते हम ना बोलें तो यह हमारी बेवकूफ़ी है, और अगर हम अपनी गलती से सबक ना सीखें और फिर कोई नुकसान झेल जाएं तो भी हमारी बेवकूफ़ी है। अगर आपको लगता है आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो जरूरत से ज़्यादा अंधभक्त बना हुआ है, जिनको आपको लगता है भी वो बरनावा उसे बुलाया गया, खास तौर पे वो जो कम उम्र के हैं, मतलब हम कहीं भी 40 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं, उनको बरनावा बुलाया जा रहा है, और उन लोगों को तो खास तौर पे जो 25 साल से नीचे की उम्र के हैं, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में वो डेरे की विचारधारा को उतनी बारीकी से समझते नहीं है। और ऐसे लोग जो डेरे के एहसानों पे ज़्यादा पल रहे हैं, कई बार क्या होता है बहुत गरीब व्यक्ति होता है, उसको इतना एहसान के नीचे दबाया होता है भी उससे कोई भी काम करवा लिया जाता है। और जैसे मेरे खिलाफ एक एनडीपीएस के मामले में गरीब आदमी को एक छोटे से चेक बाउंस के मामले में जमानत दिलवाने के बाद उसको 10 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, भी उसका इस्तेमाल किया गया सिर्फ 50,000 रुपये के लिए। तो मतलब इस तरह के तौर तरीके आजमाए जाते हैं बहुत सारे, वो सबको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और फिर आप समझें कि जो भी लोग ऐसे हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करें और उनको बताएं, उनको सुचेत करें भी क्या आप इस तरह की का कोई शिकार ना बने। जो तरीका 45 मेंबरों ने 25 अगस्त को डेरे की संगत को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया, वही तरीका अब आप इनके खिलाफ इस्तेमाल करें। आप अपने अपने इलाके के एसपी और डीसी को ये जानकारी दें कि ये व्यक्ति नकली है, और ये बात हम आज से नहीं 2 साल से लगातार बोल रहे हैं, और उसके बाद इसकी भेजी गई चिट्ठियां भी नकली हैं। हरियाणा की सरकार और हरियाणा की राजनीतिक दल, जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है, और डेरे के प्रबंधक खुले तौर पे पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और एक बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में संभावना है कि पैरोल खत्म होने तक कोई ऐसी घटना घटे जो अपेक्षित हो, जो मतलब जिसकी उम्मीद ना की गई हो, जो आपराधिक घटना हो, या उसके बाद भी कुछ घट सकता है। तो ये जानकारी आप लिखित तौर पे अपने डीसी, अपने एसपी, अपने इलाके के उनको उपलब्ध कराएं, और हो सके तो अपने संबंधित कोर्ट को भी उपलब्ध कराएं। भी कल को डेरा के प्रबंधक, डेरा के 85 मेंबर, पुराने वाले भी जो छोड़ चुके हैं और नए वाले भी, हो सके तो अपने इलाके में जितने 45 मेंबर रहते हैं, या जो आपके इलाके में 45 मेंबर आते हैं या 85 मेंबर आते हैं, उनके नाम भी लिखें। ये इसलिए, ये आप ही के फायदे के लिए, जो विश्वासघात साध संगत के साथ किया गया 25 अगस्त 2017 से पहले प्रबंधकों द्वारा या जिम्मेवारों द्वारा, उनकी ये सारी जानकारी आप एसपी डीसी अपने इलाके में जरूर दें। कल को कोई भी घटना घटे उसके लिए इनको जिम्मेदार माना जाए, साध संगत को नहीं। और ये जानकारी आप लिखित तौर पे दें अपनी तरफ से, और जैसा भी आपको लगता है आप किसी वकील की राय ले सकते हैं, आप किसी कानून के जानकार की, और भी कोई रिटायर्ड जज होता है जो भी आपकी जानकारी में है, या ऑलमोस्ट किसी ना व्यक्ति का छोटा मोटा वकील कोई ना कोई दोस्त होता ही है, तो आप ये चीज़ें लिखित तौर पे तैयार करें। और सिर्फ देना नहीं है, आपको देने के बाद उसका डायरी नंबर भी लेना है। और अगर आपको लगता है भी खास तौर पे हरियाणा में तो एक स्कीम है कि आपको कोई डायरी नंबर नहीं दे रहा है, तो आप सीएम विंडो के अंदर एप्लीकेशन लगाइए, आपको तुरंत डायरी नंबर मिल जाता है, एसएमएस के तौर पे आपके पास आ जाता है। तो आप ये डायरी नंबर लेके रखें और इस एप्लीकेशन को जरूर दर्ज करें, और हो सके तो अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट जज को भी दें। कल को माहौल बिगड़े, ये लोग मौके के जिम्मेवार हैं, ये लोग आपको, जो यूपी वाले के कुछ ज़्यादा ही अंधभक्त हैं और ज़्यादा जिम्मेवार बने फिरते हैं, उनके बाकायदा नाम लिख के दें, ये लोग जिम्मेवार हैं, बाकी साथ संगत को इनका ना बनाया जाए। क्योंकि 25 अगस्त के बाद हमने जो अपनी आंखों से देखा ना, कि पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास टूटी हुई चप्पलें भी नहीं होती थी, उनसे भी उनकी जेब से 50-50 रुपए निकाल लिए थे, जो थे उनके पास किराए के पैसे, वो भी निकाल लिए। तो इतनी गिरी हुई हरकतें की थी उस टाइम पुलिस वालों ने। तो आप ये मत समझ लेना भी कोई शरीफ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसे भी पुलिस वाले हैं, मैं आपको ये नहीं कहता भी सभी ऐसे भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने ईमानदारी से उन तमाम लोगों को खुद ही बचाया जो लोग निर्दोष थे और जिनको पुलिस ही फंसाना चाहती थी। दोनों तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन क्या है कि वर्दी के ऊपर लिखा नहीं होता अभी कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार। तो आप अपनी तरफ से हर प्रिकॉशन रखें। ये मान के चलें कि पंजाब की सरकार भी इसमें शामिल है, हरियाणा की सरकार तो खुले तौर पर शामिल है ही,
और केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार में, मौके की सरकार में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब हरियाणा में आचार संहिता लग जाएगी या लग गई होगी, तो इसलिए अब सरकार के ऊपर ब्लेम डालना मुश्किल है। तो डीसी एसपी के ऊपर ब्लेम डालना आसान है। तो आप इसलिए डीसी एसपी को ही अपनी ये जानकारी और डिस्ट्रिक्ट जज को ये जानकारियां अपने अपने इलाके में उपलब्ध करवाएं जल्दी से जल्दी, और पैरोल खत्म होने से पहले पहले। कल को कुछ हो, नहीं होता तो हमारा तो एप्रीहेंशन है, हमारी तो मतलब अनुमान है, हम ये नहीं कह रहे कि होगा ही होगा, हमारा अनुमान है, क्योंकि जिस झूठ को 2 साल से पढ़ा जा रहा है वो झूठ कितना लंबा चलेगा पता नहीं। लेकिन हो सकता है अभी कांग्रेस में भी कोई ऐसा आ जाए जो इसको चलाए, या हो सकता है सरकार बदले ना, बीजेपी ही आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है और इसको तरीके से अंजाम देना भी है। और जो पोस्टर्स लोग लगा रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आपको बता दें, क्या है, अभी कई लोग ना फोन करके धमकी दे रहे हैं, अभी तुम्हारे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हारे को उठा लेगी। आप अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी जो निजी अपनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके ऊपर आप कोई भी पोस्टर लगा सकते हैं, तो आपको कोई मनाही नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे भी फोन किया कि मैंने पोस्टर लगाया, मेरे इलाके का जिम्मेवार मेरे को फोन करके बोल रहा है फटाफट फरार हो जा, पुलिस तेरे को पकड़ने आ रही है। हालांकि वो यूपी वाले का भक्त था जिसने फोन किया। लेकिन क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं, ये एक तरह का प्रोटेस्ट है। आपने कोर्ट को जानकारी दे दी, आपने सरकार को जानकारी दे रखी है, आपने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दे रखी है, इसलिए आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो फोटो लगी है वो नकली वाले की है, और ये लिखा गया है भी ये दंगा करवा सकता है। नहीं होता तो अलग बात है, सरकार नहीं सुनती, हमें क्या मतलब है। लेकिन पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है वो आपके घर से पोस्टर उतरवा दे। पुलिस के पास अधिकार नहीं है भी पोस्टर लगाने के ऊपर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो सके। इसलिए आप इस चीज से बेफिक्र रहें भी आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो सकती है। और बल्कि अगर आपके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हो जाए कि आपने पोस्टर लगाया, तो इसको अच्छा माने, क्योंकि अगर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है तो जो पुलिस वाला ये एफआईआर दर्ज करेगा और उसके बाद दंगा हो जाता है, तब वो पुलिस वाला खुले तौर पे खुद ही इसमें फंस जाएगा, क्योंकि उसके पास ये जानकारी थी और उसने दंगे की जानकारी जुटाने की बजाय दंगे की खबर देने वाले को दबाना चाहा, तो उसकी खुद की नौकरी खतरे में आ जाएगी जो आपके ऊपर ये कार्रवाई करने आएगा। तो इसलिए इस बात से बेफिक्र रहे, जब तक नकली वाले का बांडा नहीं फूट जाता, आपका ये पोस्टर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान में कोई नहीं उतरवा सकता। जो पुलिस वाला उतरवाएगा वो खुद इसमें फंसेगा। ये कानून का दायरा है, कानून की भाषा है, क्योंकि पहले हमें नहीं समझ आती थी। एडम ब्लॉक के जिम्मेवार हमें बिना मतलब डराते रहते थे। तो आप इससे बेफिक्र रहें अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ्स आए हैं, उन्होंने अपने अपने घरों पे लगाए हैं, कईयों ने धर्मशालाओं में लगाए हैं। और अभी एक भाई का मेरे पास फोन आया, बोला जी मैं तो बस स्टैंड पे लगा देता हूँ, मेरी जानकारी है। तो हमने उनको मना किया भी बस स्टैंड पे ना लगाना, कल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपनी प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। अब जिनकी प्रॉपर्टी हाईवे पे लगती है या जिनकी प्रॉपर्टी मेन रोड पे लगती है, उनकी तो मेन रोड पे आएगा, जिनकी जहां लगती है वो वहां लगाएं, मर्जी उनकी है, कोई जबरदस्ती थोड़ा ही, हम कोई बाउंड थोड़े कर रहे हैं। तो खैर ये सारी चीजें बारीकी से समझें, जो देर में जुड़ेंगे या बाद में सुनेंगे वो इस सारे प्रकरण को, इस वीडियो को खास तौर पे दोबारा पूरा देख लें और कोशिश करें समझने की भी क्या घटनाक्रम हो सकती है। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि, प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई जल्दी सामने आए। उस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलने से पहले आपको बार बार बता दें भी ये व्यक्ति नकली है और कोई घटना घट सकती है, और जिस तरह की मीटिंगें चल रही है आप सक्रिय रहें। तो अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।